स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर शॉट में। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से, जहां हम संसद का गठन यानी आर्टिकल 79 को देखते हैं। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि संसद के 3 इंटेग्रल पार्ट्स हैं: प्रेसिडेंट, राज्यसभा यानी अपर हाउस और लोकसभा यानी लोअर हाउस। हाँ। पर यहाँ एक बड़ा काउंटर इंटुएटिव सवाल आता है। प्रेसिडेंट तो कभी पार्लियामेंट्री सेशंस में आकर बैठते नहीं है, डिबेट्स में भी हिस्सा नहीं लेते। राइट? तो फिर वो इस विधायिका यानी लेजिस्लेटर का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है। इसका टेक्निकल और लॉजिकल रीजन ये है कि संसद का अल्टीमेट काम है कानून बनाना। अब इस प्रोसेस को देखिए। हाँ, बताइए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किसी बिल को पास तो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राफ्ट या कह लें प्रस्ताव होता है। अच्छा। जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर नहीं करते, मतलब अपनी फाइनल सहमति नहीं देते, तब तक कोई भी बिल कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता। कानून बनाता है। एग्जैक्टली। तीनों अंगों की यही म्यूचुअल डिपेंडेंस भारतीय लोकतंत्र का आधार है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम संसद में प्रेसिडेंट की भूमिका को और डिटेल में देख रहे हैं। प्रेसिडेंट एसेंशियली ब्रिटिश सिस्टम के क्राउन के समान है। वो संसद के सदस्य नहीं है, बल्कि पूरी विधायी प्रणाली के सर्वोच्च नियंत्रक हैं। इनके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं, जैसे समनिंग यानी दोनों सदनों की बैठक आहूत करना और प्रोरोगेशन यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। राइट। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वो डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है समय से पूर्व लोकसभा को भंग करना। और एक और बहुत क्रूशियल पावर है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करना। और साथ ही चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है और हर साल के प्रथम सत्र की शुरुआत में उनका संयुक्त एड्रेस यानी अभिभाषण भी होता है। बिल्कुल। अगर हम ध्यान से सोचें तो ये सारी पावर्स दिखाती हैं कि प्रेसिडेंट एक गेटकीपर की तरह है। उनके बिना पार्लियामेंट का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता और ना ही बंद हो सकता है। बहुत सही एनालॉजी है। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम आर्टिकल 80 यानी राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट गेटकीपर है तो राज्यसभा एक स्टेबलाइजर की तरह है। इसे परमानेंट हाउस या स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग यानी डिसॉल्व नहीं होता। एग्जैक्टली। इसकी संरचना पर गौर करें तो इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 233 इलेक्टेड होते हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 सदस्य प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं ना जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ, ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के फील्ड से होते हैं। और अगर हम इसके कार्यकाल लूप को समझें, जो आर्टिकल 83 क्लॉज 1 83(1) में है, तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ओके। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इनका इलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि इनकी मिनिमम एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है, जबकि लोकसभा में 25 इयर्स हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक फिलॉसफी है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स माना जाता है। आइडिया ये था कि जब लोकसभा जोश में या पॉपुलिज्म में आकर कोई जल्दबाजी में बिल पास कर दे, तो राज्यसभा अपनी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस से उस पर ब्रेक लगा सके। 30 साल की एज लिमिट उस मैच्योरिटी को इंश्योर करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 4 में हम आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा को समझते हैं। तो अगर राज्यसभा एक परमानेंट अपर हाउस है, तो डायरेक्ट पब्लिक की आवाज कहाँ है? लोकसभा में। हाँ, वही आवाज है, लोकसभा। इसे जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है। इसकी अधिकतम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। और इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट इसे समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसोल्यूशन कहा था। राइट। और एक मैकेनिज्म जो ऑडियंस को हमेशा याद रखना चाहिए, वो है आर्टिकल 83 क्लॉज 2। 83 क्लॉज 2 इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर देश युद्ध या किसी भारी संकट में है, तो आप पूरे देश में चुनाव करवाने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं आर्टिकल 84 और 102 पर,
जो संसद सदस्यता की शर्तों और डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हैं। अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशंस तो बहुत बेसिक है। भारत का नागरिक होना चाहिए और जैसा हमने डिस्कस किया एज लिमिट लोकसभा के लिए मिनिमम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। हाँ, पर जो डिस्क्वालिफिकेशंस यानी निरर्हताएं हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट रूल ये है कि कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। होल्ड ऑन, मैं ऑडियंस के लिए इसे थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बेसिक मतलब यही है ना कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर एक ही वक्त पर किसी और गवर्नमेंट जॉब से मंथली सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब आप टैक्स पेयर के पैसे से दो अलग-अलग जगह से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है या कोर्ट द्वारा मानसिक रूप से विकृत घोषित है तो वो सदस्य नहीं बन सकता। इन सब में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना अनुमति के सदन से अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। वेकेंट हो जाती है। ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल किसी स्कूल या कॉलेज के स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल जैसा हो गया। अगर आप पब्लिक के प्रतिनिधि हैं तो आपको आकर काम तो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 6 संसद के पदाधिकारियों यानी ऑफिसर्स के बारे में है। दोनों सदनों को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। राइट। राज्यसभा का संचालन करने के लिए सभापति होते हैं जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये एक एक्स ऑफिशियो यानी पदेन पोस्ट है। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और उनकी अनुपस्थिति में? उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन चलाते हैं जिन्हें सदन के सदस्य खुद अपने बीच में से चुनते हैं। वहीं लोकसभा में अध्यक्ष यानी स्पीकर होते हैं। स्पीकर का रोल बहुत ही पावरफुल होता है। उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो राज्यसभा के सभापति के पास भी नहीं है। हाँ, जैसे कि धन विधेयक। एग्जैक्टली। कोई बिल धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करते हैं। स्पीकर की एब्सेंस में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं। और इन दोनों सदनों के पीछे एक सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट होता है जिसका प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 7 में हम आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के तहत संसदीय सत्र और विघटन को समझ रहे हैं। प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ही सत्र आहूत करते हैं। एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल ये है कि दो सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। और इस 6 महीने के गैप वाले रूल का रीजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते तो इसे 1 साल भी रख सकते थे। राइट। पर मैकेनिज्म यह है कि सरकार को कंटिन्यूअस बेसिस पर पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ता है। अगर 6 महीने से ज्यादा गैप अलाउ कर दिया जाए तो सरकार संसद के सवालों से बचने के लिए सेशन ही नहीं बुलाएगी। बिल्कुल सही। साथ ही ऑडियंस को यहाँ 2 टेक्निकल टर्म्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, सत्रावसान और विघटन। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। प्रोरोगेशन का मतलब है सिर्फ उस पर्टिकुलर सेशन की समाप्ति, लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब है सदन का पूर्ण रूप से अंत हो जाना, जो कि सिर्फ लोकसभा का होता है। इसके बाद नए चुनाव होते हैं। Now let's move on to the next slide. यहाँ हम आर्टिकल 108 को देख रहे हैं जो जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक की बात करता है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक पर असहमति या डेडलॉक हो जाता है। एक पास करता है, दूसरा रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट इस संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। वेट, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर डेडलॉक हो गया और प्रेसिडेंट ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक ही रूम में बिठा दिया तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा सवाल है। मैं एज्यूम करूंगी कि वाइस प्रेसिडेंट करेंगे क्योंकि वो हायर रैंकिंग ऑफिशियल है। नहीं, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। इसका प्राइमरी रीजन नंबर्स और डेमोक्रेसी का वेटेज है। ओह, आई सी। लोकसभा में ज्यादा लोग हैं जो डायरेक्टली पब्लिक से चुनकर आए हैं, लेकिन इसमें 2 बड़े एक्सेप्शंस हैं। जॉइंट सिटिंग कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्लाइड 9 पर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। साधारण बिल बनाम धन विधेयक। साधारण बिल कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इस बिल को मैक्सिमम 6 महीने तक रोक सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन धन विधेयक यानी मनी बिल, जिसका जिक्र आर्टिकल 110 110 में है, उसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं।
ये प्रोसेस पूरी तरह से लोकसभा के फेवर में है। वो कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से। राज्यसभा के पास इस Subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss any updates. Also, be sure to like and share this video.